नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त हर्ष शर्मा। तो देखिए, बाजार की एक खासियत है, जो आप सोचते हैं बाजार बिल्कुल वैसा नहीं करता, बल्कि इसको उलट करता है। अब आप देखिए, बहुत सारे निवेशक जो हैं इस कंसर्न में, इस टेंशन में बैठे थे कि ये गिरावट और ज़्यादा गहराएगी, बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पर देखिए रिकवरी आती हुई दिखी। जिस तरीके से वॉलेटिलिटी मानी जाती है, यहाँ पे एक्सपायरी के दिन पूरा ट्रेड जो है बड़े दिलचस्प, दोनों साइड के यहाँ पर जो मौके मिले, यहाँ पर जो कॉल राइटर्स थे उनको भी, पुट राइटर्स थे उनको भी, और सबसे ज़्यादा देखिए ओपन इंटरेस्ट जो देखने को मिला वो 25,800 पे मिला पुट के हिसाब से देखें। लेकिन अगर आप कॉल राइटर्स की पोजीशन देखें तो 26,000 पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटर्स थे। तो यानी कि वो 25,800 का जो लेवल था ना, वो सपोर्ट का काम किया है यहाँ पर, और इसी की वजह से बाजार जो है वापस रिकवरी आती हुई दिखी यहाँ पर। लेकिन अभी जो है, जो स्थिति है वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम लोग निफ्टी की बात करते हैं यहाँ पे। तो आप देखिए, अभी 25,850 के आसपास जो है निफ्टी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है यहाँ पर, और बहुत ही शानदार लोअर लेवल से आप ये देखिए कम से कम 150 पॉइंट की रिकवरी आती हुई दिखी है यहाँ पे। और सबसे दिलचस्प चीज़ यहाँ पे एडवांस और डिक्लाइन रेशियो अगर आप देखें तो बहुत ही शानदार मूव देखने को मिला है। सुबह आप देखिए 423 के आसपास जो थे बढ़ने वाले स्टॉक थे, और करीब 2,500 जो थे वो गिरने वाले स्टॉक थे। एक बार स्क्रीन पर हम लोग लेकर आते हैं तमाम चीज़ें, और आप यहाँ पर देखें अभी जो स्थिति है वो बदलती हुई दिख रही है। एडवांस और डिक्लाइन रेशियो की अगर बात करें तो देखिए बढ़ने वाले जो शेयर हैं वो 1760 पहुंच गए, 1700 शेयर्स पहुंच गए। इसके ऊपर हम लोग अभी चर्चा करेंगे। अगर आप निफ्टी एक बार स्क्रीन पर लेके आते हैं, बैंक निफ्टी के चार्ट, और डिक्लाइन की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो 1200 रह गए हैं। अब देखिए आप कितना बड़ा अंतर गैप आता हुआ दिखा। 1700 1750 शेयर बढ़ चुके हैं, और गिरने वाले करीब करीब 1200 स्टॉक्स हैं यहाँ पर। तो बहुत अच्छा, बहुत हेल्दी जो है यहाँ पर एडवांस और डिक्लाइन रेशियो जो है, ब्रेथ जो है वो बाजार की बेहतर स्थिति दिखा रही है। अगर आप बैंक निफ्टी की बात करें, 250 पॉइंट्स की यहाँ पर भी रिकवरी आती हुई दिखी है यहाँ पर। तो ये एक और अच्छा मूव है यहाँ पे। और सबसे दिलचस्प चीज़ देखिए, अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करें तो ठीक है, चलिए निफ्टी आईटी, तो निफ्टी आईटी में अभी भी पेन जो है वो सस्टेन कर रहा है करीब 1.5% के आसपास का। लेकिन जो सबसे दिलचस्प चीज़ है, निफ्टी बैंक में पीएसयू जो स्टॉक्स हैं उनमें एक शानदार रिकवरी देखने को मिली है यहाँ पर। और अगर आप इंडेक्स के हिसाब से अगर आप चलें तो आप ये देखिए करीब करीब पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में 1% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। तो रिकवरी इस साइड से भी आई है। और कल जो सबसे पिटने वाला जो इंडेक्स था वो था रियलिटी, और आप देखिए क्या धुआंधार रियलिटी स्टॉक्स में भी तेजी देखने को मिल रही है। करीब करीब 1.5% के आसपास का जो इंडेक्स है उसमें तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो यानी कि जो ये बढ़त आती हुई दिखी है, एक तो पीएसयू, सरकारी पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स की तरफ से, दूसरा रियलिटी की तरफ से यहाँ पर एक मजबूत जो है स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। कंज्यूमर ड्यूरेबल जो है यहाँ पर एक बेहतर स्थिति दिखा रहा है। और जो 25,800 के जो लेवल्स मैंने आपको बताए, जहाँ पर जो पुट राइटर्स की पोजीशन थी, तो वो एक सपोर्ट के तौर पर काम करता हुआ यहाँ पर दिखा है। अब मैं आपके सामने कुछ आंकड़े लेकर आता हूँ, इसलिए लेकर आ रहा हूँ यहाँ पे, और बहुत सारे दर्शकों के सवाल हैं, और हम लोग सारे सवाल कोशिश करेंगे हर एक सवाल का जवाब देने की। लेकिन जो टेंशन है, जो पेन है, उसके बीच में एक राहत भरा एक डाटा लेकर आता हूँ मैं आपके सामने। और स्क्रीन पर हम लोग इंडेक्स रिटर्न जो है 31 मार्च 2021 से लेकर 8 दिसंबर 2025 तक का, क्योंकि देखिए ये डाटा है आपके सामने। और आप देखिए निफ्टी 50 ने पिछले 5 साल में क्या रिटर्न दिए, 74%। अगर आप पिछले 5 साल में अभी सीधा फ्लैट जाके देखेंगे ना, तो वो आपको इससे ज़्यादा दिखेगा, करीब 90% दिखेगा। लेकिन अगर आप 31 मार्च से इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके सामने 74% का रिटर्न आएगा। इंडेक्स के हिसाब से आप देखिए, अगर जो निवेशक लॉन्ग टर्म के हिसाब से बने हुए हैं उनको एक बेहतर रिटर्न यहाँ पर, ना सिर्फ बेहतर रिटर्न, एक बेहतर अच्छा खासा रिटर्न मिलता हुआ देखा। निफ्टी बैंक को देखिए 75% के आसपास रिटर्न मिले हैं पिछले 5 सालों के हिसाब से। अगर आप देखें सेंसेक्स ने 69% के आसपास, निफ्टी 200 स्टॉक्स की बात कर लीजिए 84% का रिटर्न। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, बड़ा यूनिवर्स हो जाता है, 200 स्टॉक्स का यहाँ पे यूनिवर्स हो जाता है, तो वो 84% का रिटर्न आता दिखा है। निफ्टी मिड एंड स्मॉल 400, ये भी एक इंडेक्स है यहाँ पर, काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। 134% सबसे ज़्यादा रिटर्न इसने दिया है। और स्मॉल कैप 250 में चले जाइए आप तो 127% का रिटर्न यहाँ पर भी दिया है। अब मैं आपको एक और बड़ा दिलचस्प चीज़ बताता हूँ यहाँ पे, बहुत गौर से सुनिएगा, यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। यहाँ पे आप ये देखिए FY22 से लेकर 8 दिसंबर 2025 तक अगर आप FIs का आंकड़े की बात करें ना, तो FIs ने सोल्ड कितना किया है, कितना बेचा है, आपको बताऊं 10.26 लाख करोड़ के आसपास। और DIs ने कितना खरीदा है, 18.34 लाख करोड़।
तो यानी कि आप ये सोचिए कि वहाँ पे 10 लाख करोड़ है, उसके सामने डियाज ने पिछले 5 साल के अंदर 22 से लेके अब तक करीब यहाँ पे 18 लाख करोड़ के आसपास के यहाँ पे खरीदारी करी है। तो यानी कि ये जो आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं, बताते हैं आपको कि बाजार की स्थिति कैसी है, कहाँ ध्यान देना चाहिए आपको, और कैसे आप यहाँ पे स्ट्रेटराइज कर सकते हैं। और तमाम चीज़ों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ VLA अंबाला मैम जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून हर्ष जी। मैम अभी हम लोग लगातार बाजार को देख रहे हैं, स्थिति जो आज तो हालांकि देखिए पूरा जो इंटरडे है बिल्कुल वो एक्सपायरी वाला मूव दिखा रहा है। यहाँ पर रिकवरी आती हुई दिखी है यहाँ पे 100 पॉइंट के निफ्टी में, 150 पॉइंट के निफ्टी में और बैंक निफ्टी में 250 पॉइंट्स की। लेकिन ये ओवरऑल बाजार आपको लग कैसा रहा है? क्योंकि तमाम तरह के सरकार के रिलीफ के बावजूद जो है ये बढ़ने के लिए तैयार नहीं है, और जो नया हाई भी बना वो भी आप ये देखिए कि रिटेल निवेशकों के हिसाब से अगर पोर्टफोलियो देखें तो वो पिन बना हुआ है यहाँ पर। आपका क्या मानना है, क्या स्थिति जो है अभी भी इसी तरीके से रहेगी कि 400-500 पॉइंट का एक रेंज बना रहेगा यहाँ पर बाजार में? यस, और जो अप्रोच है वो सेल ऑन राइज की होगी। मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैंने ये स्टेटमेंट दिया था कि नया हाई तो बन जाएगा इस साल, लेकिन सस्टेन होगा इसमें डाउट है। सो दिस वर माय स्टेटमेंट, और अभी भी वही है कि हम नए हाईज पर क्लोज नहीं होने वाले हैं एनीवेज। तो और रही बात एक रेंज की, तो 26,150 एंड अभी के लिए इस हफ्ते के पूरे हफ्ते के लिए अगर एक रेंज समझे तो 25,600 की इसी रेंज में हम ये पूरा वीक क्लोज करने की कगार पर है। तो 26,000 के आसपास नीचे ही एक्चुअली ये क्लोजिंग होने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। और रही बात रेंज, तो ये 550 पॉइंट की रेंज है, इसी में ट्रेड होते हुए ये खत्म हो जाना है, इनफैक्ट अगला वीक भी। तो इसके हिसाब से कोई भी नजरिया या ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बट टू बी स्पेसिफिक इन बैंक निफ्टी के लिए तो ये रेंज है, लेकिन बैंक निफ्टी में एक सेल ऑन राइज का व्यू मेरा अब भी कंटिन्यू हो रहा है। इनफैक्ट जब 5 दिसंबर वाली वो जो बाइंग आई थी ना, उसने मुझे बहुत सरप्राइज किया था कि ये बाइंग आ कैसे रही है, मतलब ना तो सेंटिमेंट्स है, ना ही प्राइस है, और ना ही आना तो नहीं चाहिए था, ये हुआ क्यों? तो उस दिन बीपीएस कट हुआ था, जिसकी वजह से सेंटिमेंट की वजह से बाइंग तो हो गई, लेकिन वो सस्टेन नहीं हुई है। एंड अगेन अगर हम देखें तो 59,200 के आसपास हम वापस से आ गए हैं। सो बैंक निफ्टी में जो नजरिया लेकर के चलना है आपको ट्रेडिंग के मायने से फॉर नेक्स्ट 2-3 डेज, वो सेल ऑन राइज का ढूंढे, जब तक कि हम लोग 57,500 के आसपास, जो कि बहुत दूर है, या फिर एक नंबर समझ ले 57,500 से 58,000 की इस रेंज में नहीं आते, तब तक सेल ऑन राइज का व्यू ट्रेड करेंगे तो ज्यादा कन्वीनियंट एंड रिस्क रिवॉर्ड में बेटर रहेगा। ठीक है, और मुझे भी बल्कि मैम याद है, जैसे आपने मुझे अच्छे से याद है, आपने बोला था कि ये रेंज इसके आसपास बाजार रहेगा, और मुझे भी बहुत अच्छे से याद है कि मैंने भी आपसे यही क्वेश्चन पूछा था मैम कि जैसे 26,270 का आंकड़ा था, बहुत लंबे समय बाद आया, तो मुझे भी याद है कि मैंने आपसे ही सवाल किया था और आपने इसी का जवाब दिया था कि मैम क्या ये एक लंबा फेज 400, 500, 600 पॉइंट्स का देखने को मिल सकता है वापस, जिस तरीके से बाजार ने एक नया हाई बनाया और उसके बाद फिर वापस स्थिति वही फिलहाल के लिए देखने को मिल रही है। अब मैं ये समझना चाहता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ट्रिगर्स का तो देखिए अभाव है, ठीक है, वो बात सही है कि फेड की बैठक आज से शुरू हो जाएगी, यहाँ पर वो रेट कट की बाद तमाम तरह की जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, टैरिफ को लेकर अभी तक क्लैरिटी हम लोगों को मिल नहीं रही है, यहाँ पर नतीजे आ चुके हैं, यहाँ पर अब बड़े बड़े ट्रिगर्स रहे नहीं, बस एक टैरिफ को छोड़ दिया जाए। रुपी भी जो है हम लोग देख ही रहे हैं कि क्या स्थिति देखने को मिल रही है। अब आपके हिसाब से कौन से ट्रिगर्स हैं जो बाजार को आगे बढ़ाने में या फिर नीचे वापस ले जाने में, क्योंकि एक धड़ा ये भी कह रहा है कि अगर ये टैरिफ डील नहीं हो पाती है तो बाजार बहुत जोर से गिरेगा। यस, और ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, मतलब, और इसके बाद इसके साथ एक और चीज है, इसके बाद अगर ये बहुत गिर गया तो इसके बाद एक अगला एक तीर जो बचेगा गवर्नमेंट मार्केट के पास में, मार्केट पॉलिसी मेकर के पास में, वो रहेगा बजट का, कैपेक्स अनाउंसमेंट्स का। बट एवरीवन नोस कि फिस्कल डेफिसिट काफी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से उतने साउंड कैपेक्स इन्वेस्टमेंट हम लोग बाद में भी नहीं देखने वाले हैं। तो अगर ये ट्रेड डील हमारे फेवर में नहीं होती है, यस प्रेशर तो रहेगा मार्केट में, बट क्या हम बहुत ही खराब तरीके से गिर जाएंगे? ऐसा भी नहीं होगा हर्षी। हमारे पास में 25,000 का एक अच्छा सपोर्ट है, 25,000 का, और वो सपोर्ट मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी कि ये टूटने वाला है। हाल फिलहाल अगर मैं एक पूरे ट्रेंड की बात करूं तो 25,000 सस्टेन रहेगा, दैट्स माय ओपिनियन। तो ट्रेड डील होगी या नहीं होगी, उसका जो इम्पैक्ट है हमारे ऊपर ऑलरेडी
बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है नहीं मार्केट को, टू बी ऑनेस्ट। मुझे नहीं लगता कि मार्केट बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही है कि ट्रेड होगी तो हम तब आगे चलेंगे, नहीं। अपना मार्केट अभी फिलहाल कंप्लीटली डिपेंडेंट है DIIs के बेस पर, और जिस तरह से कैश फ्लो पर हम लोग बैठे हैं, आई मीन जिस तरह से फंड्स पर हमारे म्यूचुअल फंड्स हैं, DIIs हैं, तो उससे मार्केट को सपोर्ट, गिरती मार्केट में सपोर्ट मिल जाएगा। तो 25,000 इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, जिसको हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये नहीं टूटने वाला है अभी। और ट्रिगर की बात अगर मैं ये देखूं कि मीटिंग होगी हमारे फेवर में, तो उतने ज्यादा मैं पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन नहीं रख रही हूँ। तो ट्रेड पैक्ट के बारे में डिसअपॉइंटमेंट ही होगा। और फेड का जो रिजल्ट आने वाला है, वो तो क्या उनका जो भी होगा, हमारे यहाँ पर हम ऑलरेडी 25 BPS का रिडक्शन कर चुके हैं, तो हमारे यहाँ पर उसका उतना ज्यादा बूस्ट बचा नहीं है। अगर कट नहीं होता तो रुपये पे दबाव बनता हुआ दिखेगा। यस, कट नहीं भी होता है तो भी रुपी इंप्रूव नहीं होगा। यस, अगर मैं 2-3 दिन की बात करूं तो जो अभी, क्योंकि हमने बहुत सारा डिक्लाइन हुआ था, हमने GPBR के बीच में इस पे देखा, यूरो के अगेंस्ट में देखा, जापानीज करेंसी के बेस पर देखा, US का तो सभी को मालूम है, इन सभी के अगेंस्ट में हम लोग डिक्लाइन हुए पिछले महीने अच्छा खासा। तो क्योंकि थोड़ा सा ओवरबॉट एक होता ना रेंज, तो रेंज थोड़ी सी ओवर हो गई है, उसकी वजह से थोड़ा सा पुल बैक मूवमेंट जरूर होगा। एक रिलैक्सेशन में एक रेंज समझ के चलूं तो 87 से 90 के आसपास के इस दायरे में हम अगले 5-6 दिन रहेंगे, लेकिन वापस से 92 के आसपास की एक्सपेक्टेशन है, जो कि सेंटीमेंट बिगाड़ेगी। तो मैम कल के लिहाज से फिर कैसे देखें हम लोग, क्या माने कि जिस तरीके से आज रिकवरी आई है ये एक पॉजिटिव संकेत देती है यहाँ पर, क्योंकि कल आज का तो पूरे जो स्थिति है यहाँ पे एकदम लो को, हालांकि जो लो था उससे तो स्थिति जो है अभी बढ़ती हुई दिख रही है यहाँ पे, क्या मान के चले मैम कल की स्थिति पॉजिटिव रह सकती है बाजारों के लिए? ये छलावा है जो भी दिख रहा है ना इसमें फंसना नहीं है। तो निफ्टी में न्यूट्रल स्टैंस रखो, क्योंकि बहुत सारे सेक्टर्स है जो इसमें कंट्रीब्यूशन रख रहे हैं, लेकिन रिलायंस जो है क्रूशियल लीड कर देता है, एक डायरेक्शन में लीडर का काम कर देता है, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत हमको यहाँ पर कुछ इंपैक्ट दिख जाता है। बट ओवरऑल बिकॉज निफ्टी इज मल्टीपल सेक्टर्स के स्टॉक्स का है, तो यहाँ पर आप न्यूट्रल व्यू ट्रेड करो अगर कर सकते हैं तो, अदरवाइज सेल ऑन राइज का इफ यू आर मोर कंफर्टेबल विद। लेकिन बैंक निफ्टी में तो स्ट्रिक्टली सेल ऑन राइज का ही व्यू एंड बेरिश व्यू को ट्रेड कर सकते हैं। और ये जो आज का थोड़ा सा अपसाइड मूवमेंट आया है, इसको चाहे तो एक अपॉर्चुनिटी की तरह जरूर देख सकते हैं, लेकिन एक बेस्ट वे अगर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिले कि इसको हम कैसे हैंडल करें मैम, ये पूछने की बात अगर है तो फ्यूचर को बेचिए और एट द मनी मंथली कॉल को, जो कि अभी चल रही है 59,200 के आसपास अभी बैंक निफ्टी है, तो फ्यूचर को बेच के आप एट द मनी कॉल को बैंक निफ्टी में खरीद सकते हैं। इस तरह से आप एक हेज बना लेंगे अपने ट्रेड के लिए, और इस पूरी मूवमेंट को अगर आपके अगेंस्ट में प्राइस गया भी तो भी आपको मौका मिलेगा, और यहां से आराम से जो एक अनदर 700-800 पॉइंट का तो मिनिमम मूव है डाउनसाइड के लिए, इट मे स्ट्रेच अप टू 1100 पॉइंट्स, वो आपको मिल सकता है। ठीक है मैम, अब हम लोग अपने दर्शकों के कुछ सवाल लेते हैं, क्योंकि पूरा पर्सपेक्टिव में हमने समझा दिया यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी और किस तरीके से बाजार आने वाले दिनों में पोजीशनिंग उसकी रह सकती है। हमने 360 डिग्री व्यू मैम की हेल्प से आपको क्लैरिटी से रख दिया। अब अविनाश चौधरी साहब कह रहे हैं कि गुड आफ्टरनून सर, मेरे पास 3,700 से रिकवर हुआ है केन्स टेक्नोलॉजी, क्या किया जाए? शॉर्ट टर्म में क्या बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है? मैम केन्स टेक्नोलॉजी के ऊपर निवेशकों को काफ़ी पेन दिया है स्टॉक ने पिछले कुछ समय के अंदर यहाँ पर, और आज तो इस तरह की रिपोर्ट आई है, आप देखिए कि इसमें जो है बम्पर तेज़ी की उम्मीद मान के 7,000 के टारगेट्स दिए जा रहे हैं केन्स टेक्नोलॉजी को लेकर, और यहाँ तक कि जो रिपोर्ट में ये भी कहा जा रहा है कई ब्रोकरेज की तरफ से कि जो हुआ है यहाँ पर बेसिकली रिपोर्ट के जो यहाँ पे आंकड़ों को लेकर हुआ है, क्योंकि इनकी सब्सिडरी करीब 11 से 12 सब्सिडरीज हैं, उसमें से 2-3 सब्सिडरीज में अकाउंटिंग को लेकर कुछ गड़बड़ियाँ हुई थी, तो उनका कहना है ये लापरवाही नहीं है, ये बेसिकली चूक हो गई है। इस हिसाब से आप इसको इस नज़रिए से देख सकते हैं। देखिए मैक्वेरी की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म की रेटिंग 7,700 के यहाँ पे इन्होंने लक्ष्य दिए रखे हैं। मैम आपका क्या मानना है यहाँ पर, क्योंकि कंपनी के CFO की तरफ से भी क्लैरिटी आई है, उन्होंने कहा कि ये हो जाता है, यहाँ पर रिसीवेबल्स जो थे वो नहीं, उस पर हम लोगों को क्लैरिटी नहीं मिल पाई थी, और यहाँ तक कि अब जो है अकाउंटिंग को लेकर भी उन्होंने कहा कि ऑडिट भी हम लोग दूसरी कंपनी से करा रहे हैं यहाँ पर, ताकि निवेशकों को और क्लैरिटी मिल सके। ओके सो देखिए, न्यूज तो आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर ही दिया है हर्षी, हम सिर्फ अभी इसमें स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे दैट व्हाट वी कैन डू हियर। पहले तो जब ये 6,000 के आसपास था, मुझे बहुत अच्छे से याद है, क्वेश्चन भी आया था सामने से कि ये 6,000 पर है तो ये 4,100-4,200 के आसपास आ जाएगा।
मैंने बोला था हाँ आ जाएगा, लेकिन इतना जल्दी आ जाएगा उतना मुझे भी नहीं लग रहा था। आई वॉज लाइक कि एक क्वार्टर वगैरह में ये भाव आना चाहिए, वो 8 से 10 ट्रेडिंग सेशन में ही आ गया। सो इट इज अ वेरी फास्ट मूवमेंट दैट हैपेंड इन जस्ट कपल ऑफ डेज। नाउ ये एक हाई बीटा स्टॉक है, ये मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया ताकि जब आप इसमें हाथ डालने वाले हैं एज एन इन्वेस्टर या फिर ट्रेडर, तो आप समझे कि इसमें जो वोलेटिलिटी है हाई लेवल की रहेगी। सो मैनेज योर रिस्क वेरी वेरी वाइजली, अपनी पोजीशन साइजिंग को ध्यान से करिए, मैनेज करिएगा ताकि आप फंस ना जाएं इन एनी वेज। नाउ ये अभी 4150 के आसपास में है, यस इट इज बायेबल, लेकिन विद व्यू कि अगर ये 3900 के पास चांसेस है कि आ सकता है एक बार और, मे बी 2-3 डेज या जैसे भी, तो अगर 3900 के आसपास ही आता है, आप वहां पर थोड़ा सा टॉप अप कर पाए ताकि आपको एक एवरेज प्राइस बनाना है इसमें लगभग 4070 से 4100 के आसपास का। इस तरह से आप इसमें अपनी प्लानिंग कर सकते हैं इन अ बेटर वे। नाउ स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे हम यहाँ पर 3400 एंड वी कैन एक्सपेक्ट अ टारगेट ऑफ यहाँ से 4500 ऑनवर्ड्स अप टू 5200 तक। तो ये टारगेट्स है। 7000 मुझे मुश्किल लग रहा है, मैं स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रही हूँ, एक साल की बात मैं यहाँ नहीं कर रही, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में ये भाव आ सकते हैं, बट प्लीज टू मैनेज द पोजीशन साइजिंग वेरी वाइजली इन इट। ठीक है मैम, एक हमारे दर्शक हैं यहाँ पे बिलियनियर बॉय के नाम से कह रहे हैं, हर्ष सर अंबाला मैम गुड आफ्टरनून सर, आपको प्री कॉल की बात कर रहे हैं, 520 के लेवल्स पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है, ऑटो कंपोनेंट से जुड़ी कंपनी है यहाँ पर। और अगर हम लोग यहाँ पर देखें कंपनी की ग्रोथ के हिसाब से भी, अगर मैं पिछले 3 साल का भी ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखूँ तो मैम रिटर्न ऑन इक्विटी माइनस में है यहाँ पर, और इसके अलावा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी यहाँ पे माइनस दिखता है, लेकिन हाँ कंपनी कैश फ्लो अच्छा खासा है। मैम कैसे देख रहे हैं, क्योंकि इसके पीयर्स कंपनी भी काफ़ी बेहतर रिटर्न बना के पैसा दिया है। देखिए प्रीकॉल जो है अभी अपने सेक्टर से डेफिनेटली महंगी है, लेकिन जो रेट कट हुआ है ना, तो उससे ओवरऑल ऑटो इंडस्ट्री के ऊपर जो प्रॉक्सी इन्वेस्टमेंट में आते हैं या डायरेक्ट कंपनीज के लिए ओईएम करते हैं, उन कंपनीज को बेनिफिट मिलेगा। तो इससे थोड़ा सा डिमांड बूस्ट आगे भी रह सकती है, या फिर डिमांड थोड़ा सा बढ़ेगी आगे। तो उस चीज को कंसीडर करते हुए और प्राइस को कंसीडर करते हुए, साथ में इसकी प्रॉफिटेबिलिटी को देखते हुए, क्योंकि आपने आरओसी की बात की है, यस विच इज अ वेरी वैलिड पॉइंट, लेकिन साथ में हम इसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ भी देखेंगे, तो वो 41% की एज एन इन्वेस्टर मिल रही है अभी। तो कंपनी अगर इस चीज को मेंटेन कर पाती है, तो क्योंकि फिक्स कॉस्ट कम हो रही है, ग्रेजुअली फिक्स्ड कॉस्ट कम होगी, तो ये आरओई जो है, आरओसी जो है वो बढ़ सकती है, रिटर्न ऑन कैपिटल डिप्लॉयड, और दोनों ही आरओसी भी, रॉक भी और इसका आरओई दोनों ही बढ़ सकते हैं। तो इस नजरिए से अगर इसी पेस पर कंपनी आगे भी जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अगर बढ़ता रहा, तो यहाँ पर चांसेस बहुत अच्छे बन जाएंगे। सो इस थीम के अनुसार इस पूरे चीज को एनालाइज करते हुए, यस अगर आप इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, जो 530 समथिंग आपने कुछ बोला है, प्लीज स्टे इन्वेस्टेड। देयर इज अ पॉसिबिलिटीज कि ये वापस से इसी नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स में ये 680 के पार फिर से वापस जा सकता है। एंड एक मैक्सिमम टारगेट जो मुझे अगले 6 महीने के अंदर में यहाँ पर दिखता है, वो क्लोज टू 760 के आसपास का है। सो इन टारगेट्स को चेस करते समय आप अपना 580 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके जरूर चल सकते हैं। इनफैक्ट अगर किसी को फ्रेश बाइंग के बारे में सोचना है, तो यहाँ पर एक लिमिटेड एक्सपोजर से, क्योंकि जो अब आएंगे उनके पास प्रॉफिट नहीं है पहला, तो जो एक लिमिटेड एक्सपोजर से 580 के स्टॉप लॉस के साथ 680 एंड 760 इन टारगेट्स के लिए इसको देखा जा सकता है। ठीक है मैम, क्योंकि बहुत सारे दर्शकों के सवाल यहाँ पर भी हैं, क्योंकि एक कन्फ्यूजन की स्थिति है यहाँ पर कि मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा पिटाई हो रही है यहाँ पर इंडेक्स में, और निवेशक जो है बड़े परेशान है कि क्या किया जाए। ऊपरी स्तरों के भाव पे उन्होंने खरीदारी करी, और ये मेरा शायद मानना हो सकता है मैं गलत हूँ, ये बहुत सारे ऐसे निवेशक भी हैं जिन्होंने जब मोदी सरकार आ रही थी यहाँ पे, अभी पीछे हमने देखा इलेक्शन, उससे पहले जो है बहुत सारे पीएसयू, बहुत सारे छोटे स्टॉक्स में खूब पैसा लगाया, और उसके बाद उन्होंने, मुझे लगता है कि काफ़ी बने रहे वो। तो मैम आपका क्या मानना है यहाँ पर, जो निवेशक अच्छे खासे पेन में, आज सुबह एक दर्शक भी कहते हैं 50% लॉस में बैठा हूँ स्मॉल कैप में, मैम क्या करना चाहिए, किस तरीके से अब अपने जो कहें कि पूरे पोर्टफोलियो को वापस डिज़ाइन करना चाहिए, रीडिज़ाइन करना चाहिए, किस तरीके से यहाँ पर कि एग्जिट करना चाहिए, क्या पोजिशनिंग करनी चाहिए इस समय? देखिए मैं थोड़ा सा पोजीशन साइजिंग तो मैं नहीं पूरा बता पाऊंगी, बीइंग इन द सम रिस्ट्रिक्शंस, बट यस अगर एक ऐसा फंड है जो आज की डेट में पूरा स्मॉल कैप है, तो इसका मतलब इट्स हाई बीटा स्टॉक, हाई रिस्क पर वो ऑलरेडी है। थोड़ा सा शफलिंग आज के समय में डिमांड तो करता ही है ये। आप थोड़े से रीट्स को ऐड कर सकते हैं,
थोड़े से गोल्ड के ईटीएफ्स को ऐड कर सकते हैं, थोड़े से सिल्वर के ईटीएफ्स को ऐड कर सकते हैं। तो इससे आपका एक ऑटोमेटिकली आपके लिए एक हेज क्रिएट हो जाएगा, वन थिंग। एंड जब हमारा जो एक रेगुलर मार्केट, सेकेंडरी मार्केट जब परफॉर्म नहीं कर रही है, तो चांसेस बनेंगे कि जो दूसरी कमोडिटी मार्केट का जो बेनिफिट है वो आपको मिल जाए, और दूसरा जो रियल एस्टेट मार्केट का जो थोड़ा सा बेनिफिट है वो आपके पोर्टफोलियो को थोड़ा रिलीव करेगा। ये अदर देन स्टॉक मार्केट के जो जनरल अवेलेबल ऑप्शंस हैं, इसके अलावा मैंने आपको ये बोला है कि आप इसको चाहें तो बिल्कुल एक बार थोड़ा बहुत कंसीडर कर सकते हैं। नाउ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अगर आप लेने का प्लान कर रहे हैं तो आपको बहुत केयरफुल स्टॉक सेलेक्ट करने हैं। होप की वजह से कुछ मत खरीदो। जिस समय खरीद रहे हैं या फिर जिस समय अगर आप पोजीशन साइजिंग को अपने पोर्टफोलियो को अगर आप रीबैलेंस भी कर रहे हो, तो जिस समय खरीद रहे हो सबसे पहले तो आप ये 2-3 चीजों के चेक्स देख लीजिए। कंपनी प्रॉफिटेबल अगर है तो वो सेक्टर से बहुत मल्टीपल्स में तो नहीं है, वन थिंग। अगर ये चेक क्लियर हो जाता है देन आप देखिए कि उसके ऊपर बहुत ज्यादा डेट तो नहीं है। अगर डेट कम है या फिर डिक्रीजिंग मोड पर डेट है तो फिर आपका एक सेकंड लेवल का आपका ये चेक है। देन आप ये भी इसमें देख लीजिए कि इसके पीर्स के कंपैरिजन में ये ज्यादा महंगी तो नहीं है। एक सेक्टर कंपैरिजन हमने देखा, एक हमने सेक्टर पीर कंपैरिजन देखा। देन प्लीज लुक एट द चार्ट ऑल्सो। जब इन सारे पैरामीटर्स में ठीक ठाक आ जाए तब आप चार्ट पे देखो कि चार्ट में ओवरबॉट तो नहीं है। तो ये फंडामेंटल आपको ये बता देगा कि आपको खरीदना क्या है, लेकिन टेक्निकल्स आपको ये बता देगा व्हेन टू एंटर इन दैट स्टॉक्स। तो ये 2-3 चीजों को आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आप अपने पोर्टफोलियो को खुद से भी रीशफलिंग थोड़ा सा कर सकते हैं। एंड यस, अगर कोई पोर्टफोलियो ऐसा है जो 50 जो पूरा स्मॉल कैप बेस्ड है, थोड़ा सा रीबैलेंसिंग तो कर लेना चाहिए। रीबैलेंसिंग की चलिए मैम ने तरीके बताए यहाँ पर, उस पर आप ध्यान दे सकते हैं। और इसी बीच हमारे साथ फोन लाइन पर साक्षी जुड़ गई मुंबई से। मैम बहुत बहुत स्वागत है, कैसी हैं आप? नमस्ते सर, मैं बहुत अच्छी हूँ। आप सबको बहुत ढेरों शुभकामनाएं। आपका शो हमेशा देखती हूँ। थैंक यू सो मच मैम। और आप और दर्शकों को भी, अपने साथियों को भी, फ्रेंड्स को भी प्रेरित कीजिए कि वो इस शो से जुड़ें, इसका हिस्सा बने। यहाँ पर क्या कंसर्न है मैम आपका? कौन से स्टॉक्स को लेकर पोजीशनिंग है आपकी? क्या मतलब मार्केट को लेकर अभी जो जिस तरीके से साफ तौर पे गिरावट देखने को मिल रही है, कि आपका पोर्टफोलियो भी लाल हो रखा है क्या? जी सर, और मैंने गिरावट में ही मेरे पोर्टफोलियो में एडलविसेस ऐड किया था अभी कुछ ही दिन पहले। वो मेरे लेवल से और नीचे आ गया। मुझे लगा था वो अभी इससे नीचे और नहीं जाएगा, तो ऐसे ही चल रहा है अभी। तो वही मेरा कंफ्यूजन। सर एडलविसेस लिया था मैंने 106 पे जी, तो अभी वो 101 पे, अभी 100 पे चल रहा है वो। तो वही मेरा कश्मकश था कि मैं इसमें और ऐड करूं, कि मेरे नजर में एक और स्टॉक था स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज करके। मैं उसमें या फिर नहीं तो मैं उसमें नई एंट्री करूं, मुझे पूछना था। और स्टरलाइट में अभी फिलहाल ये लेवल सही रहेगा कि और नीचे आने की भी संभावना है? मुझे मैम से जानना था। ठीक है मैम, मैं आपको मैम से एडवाइस दिलवाता हूँ। लेकिन आपको पता ही होगा हम लगातार अपने जो हमारा एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है, मेगा इवेंट होने जा रहा है मुंबई का, उसकी जानकारी है आपको? हाँ जरूर है सर। तो मैम बिल्कुल आप आइएगा हमारे इवेंट में। रजिस्टर जी, रजिस्टर किया है आपने? जी सर। तो एक बार हम अपने दर्शकों को बताए थे। देखिए, फिर उसके बाद आप हमारे साथ बने रहिए। ये देखिए द ग्रोथ मल्टीप्लाई फिनफेस्ट है यहाँ पर, 12-13 दिसंबर को हो रहा है द ललित होटल में यहाँ पर। और आप यहाँ पे देखिए कि जहाँ पर यहाँ पर अगर आप देखेंगे इवेंट में, तो यहाँ पे बचत, निवेश और ट्रेड को लेकर हर तरह के सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। और यहाँ पे इस कार्यक्रम के अगर आप देखें तमाम बारीकियों को अगर मैं बताऊँ तो टाइटल स्पॉन्सर जो है वो संचय CRM है, फॉर इन्वेस्टमेंट गुरुज हैं। डायमंड स्पॉन्सर जो है डबल टिक है, बड़ौदा BNB परिवास म्यूचुअल फंड। प्लैटिनम स्पॉन्सर है एक्सिस म्यूचुअल फंड है, ITI म्यूचुअल फंड है, द वेल्थ कंपनी म्यूचुअल फंड, ऑस्क इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स और अल्फा बी रिच है। कार्यक्रम के गोल्ड स्पॉन्सर अशोक व्हाइट ओक है, आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड और मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड और एसेट 361 है। इसके अलावा सिल्वर स्पॉन्सर बटुक गोल्ड, कैनरा रोबोको और नॉर्दर्न ऑक। और इसके अलावा यहाँ पे ट्रांसमीडिया पार्टनर SP सीनेट ग्रुप भी है। तो ये तमाम स्पॉन्सर्स हैं और बड़े बड़े दिग्गज नाम तो आपको दिख ही रहे हैं, नितिन गडकरी से लेकर एकनाथ शिंदे तक, राघव चड्ढा तक। तो आप आइए और मौके का फ़ायदा उठाइए यहाँ पर। अब अंबाला मैम, आपने सवाल तो सुन लिया, तो क्या किया जाए? साक्षी जी का जो पेन है यहाँ पर स्टॉक को लेकर, और खासतौर पर स्टरलाइट टेक्नोलॉजी में क्या पोजीशन खरीदारी की जा सकती है यहाँ पर? नहीं, अभी मत करिए। आप इसमें वापस से जो फ्रेश बाइंग करना है ना, 85 के आसपास कर सकते हैं। अभी ये 96 पर है। सो आपके सवाल का जवाब मिल गया आपको कि क्या ये और गिर सकता है? हाँ, 85 तक आराम से गिर सकता है। मतलब उसमें ऐसा कंफ्यूजन नहीं है।
और एडलविस में अभी आपको और एवरेजिंग करने की मुझे नहीं लगता कि आपको जरूरत है. प्लीज डू नॉट डू एवरेजिंग. इंस्टेड मेंटेन अ स्टॉप लॉस. अ हेल्दी स्टॉप लॉस इन दिस इज 97 रुपी का, यानी आज का जो लो है ना, आप इसी को एक स्टॉप लॉस की कंसिडरेशन में रखें. आज 98 का लो बनाया इसने, आप 97 का एक स्टॉप लॉस रखें. या तो अगर ये इसके नीचे गिरता है तो फिर यहाँ पर गिरावट थोड़ी सी और बढ़ सकती है. इसीलिए 97 का स्टॉप लॉस इज मोर देन इनफ. जैसा है उतना ही रखें, एड ऑन करने की जरूरत नहीं है. एसटीएल टेक में अभी भी 85 तक आने के चांसेस है. बिल्कुल. बड़ी टेंशन साक्षी जी को गई. 106 के भाव पर खरीदा भी तो स्टॉक 101 के भाव पर है. लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आपने ज़्यादा स्टॉक्स खरीदे तो जाहिर सी बात है उसका असर मल्टीप्लायर के तौर पर देखने को मिलेगा ही मिलेगा. इसके अलावा जी मैम, एग्जिट मिल जाएगा. अगर ये चाहे तो एक एग्जिट प्लान कर सकते हैं. जैसे जैसे स्टॉक 107 रुपए के आसपास जाए तो आप थोड़ा थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं. 100 पर फिर ट्रेल कर लीजिए. इस तरह से आप उसको होल्ड कर सकते हैं विदाउट एवरेजिंग. ठीक है, विदाउट एवरेजिंग यहाँ पर मैम ने यहाँ पे सलाह दे दी. एक हमारे यूज़र हैं, बेसिकली यूज़र के नाम से उन्होंने आईडी बनाई है, दर्शक हैं, कह रहे हैं मेरे पास बंधन बैंक के 100 स्टॉक हैं 182 के भाव पर. इसको अभी एवरेज करूं या होल्ड करूं या फिर सेल कर दूं, प्लीज सजेस्ट कीजिए. मैम, बंधन से बंधना सही है या नहीं मैम? बंधन से बंधना सही है कि नहीं? सेक्टर ना देखिए, थोड़ा सा तो महंगा है ये. मैंने जो अभी कुछ एक चेक्स दिए थे ना, तो अब देखो कि सेक्टर से महंगा है, राइट. लेकिन इस कंपनी को ईयर ऑन ईयर बेसिस पर प्रॉफिट मिस्ड है. तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपके टेक्निकल्स के बेस पर अगर आप सपोर्ट को बाय करने की कोशिश करेंगे ना, इट वोंट वर्क आउट. या फिर बहुत दूसरी कंडीशन होनी चाहिए. तो वो इनमें से कुछ भी यहाँ पर नहीं है. तो अगर आप जी एक आप स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कर लीजिए. आई वुड लाइक टू सजेस्ट अ स्टॉप लॉस रादर एनीथिंग एल्स. आप 132 का एक स्टॉप लॉस रखें. अगर ये कट जाए तो छोड़ दीजिए. फिर कभी अगर दोबारा इसमें एंट्री की चांसेस बनेंगे, आई विल शेयर. बट एज ऑफ नाउ स्टॉप लॉसेस शुड बी देयर एंड इट इज 133. ठीक है मैम. मैम, एक चीज़ और हमारे दर्शकों को बताइए कि जैसे मैम, इफ़ यू टेक वाटर प्लीज हैव इट मैम. यस मैम, इट्स या थैंक्स. ओके. और इसके अलावा अगर आप देखिए यहाँ पर जो है, अपने दर्शकों को हम लोग बताते हैं, यहाँ पर एक बार स्क्रीन पर लेके आते हैं. यहाँ पे देखिए अब रिकवरी जो है और होती चल रही है और 25,900 के लेवल के आसपास हम लोग यहाँ पे पहुँचते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर. और अब जो है करीब 25,893 के लेवल्स पर हैं. मैम, अभी इंडेक्स के हिसाब से अगर आप देखें तो कुछ आपको पसंद आ रहा है यहाँ पे? क्योंकि जिस तरीके से रियलिटी ने कम बैक किया है, बहुत पिटाई हुई पूरे साल भर में मैम इसकी. अब PSU बैंकिंग ने पहले ही पैसा अच्छा खासा बना के दिया, लेकिन अभी और इसमें जान बाकी आपको दिख रही है या फिर कहीं और फोकस करना चाहिए यहाँ पर? आपका क्या मानना है? कंज्यूमर ड्यूरेबल भी आज अच्छा चल रहा है यहाँ पर. 5 सेक्टर्स हैं जो अभी थोड़ा बेटर कर सकते हैं जी. कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑटोमोबाइल, NBFCs, बैंकिंग एंड वन इज रियल्टी. तो इसमें भी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन लेने हैं. तो ये 5 सेक्टर्स थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर सकते हैं. और यहाँ पर हम चाहे इनफैक्ट रियल्टी में थोड़ा सा ज्यादा बेटर रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है. जैसे मुझे याद है मैंने IT के लिए बार बार बोला था ना, तो समथिंग लाइक अभी IT तो अभी भी चलेगा थोड़ा सा पुल बैक के बाद में. बट 5 और सेक्टर्स हैं जो कि आप फोकस कर सकते हैं. तो रियल्टी में थोड़ा सा ज्यादा एक ग्रोथ दिख सकती है एज कंपेयर टू दूसरे सेक्टर्स के. तो हम रियल्टी के स्टॉक्स को चाहें तो एक बार कंसिडरेशन में ला सकते हैं. वो भी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो महंगे ना हो, जिसमें प्राइस एक्शन भी ठीक हो, प्रॉफिटेबिलिटी हो, सच काइंड ऑफ. जी. एक दिलीप व्यास जी का भी सवाल लेते हैं मैम. राजकोट से हैं, ये कह रहे नमस्कार हर्ष सर. नमस्कार सर. आपका कह रहे हैं बेल में गिरावट में बाइंग करना सही रहेगा क्या यहाँ पे? क्या मैम का, अंबाला मैम का क्या नजरिया है, प्लीज बताएं. आभार. हाँ देखिए, BEL अभी 390 पर. देखिए ये सवाल अधूरा सा लगता है. आपको समय कितना देना है इसको, दैट नीड्स टू बी देयर. तो अगर आप सिर्फ ट्रेडिंग के लिए देख रहे हो तो आप 390 पे 391 पे खरीदिए, स्टॉप लॉस रखिए, 372 का टारगेट एक्सपेक्ट करिए, 400 से लेकर के 410 के. बट अगर आप एक इन्वेस्टिंग के हिसाब से देख रहे हैं तो यहाँ पर इन माय ओपिनियन लिटिल मोर पेन इज एक्सपेक्टेड विच मे लीड टू BEL अप टू 360. तो 360 तक तो आ जाएगा मुझे बिल्कुल आसानी से लगता है. इसके बाद भी खरीदना है या नहीं वहां पर थोड़ा देखना होगा. तो 360 को तो पहले वेट करिए, आप आने दीजिए. उसके बाद फिर से जब ये 360 पर आए तो एक बार दोबारा आपका सवाल पोस्ट करिएगा. दैट टाइम क्या कंडीशन बन रही है ओवरऑल मार्केट के, रुपी क्या वगैरह चल रहा है, फिर हम थोड़ा एक बार डिस्कस करेंगे. बट येट टू कम 360.
बिल्कुल मैम। और दर्शकों का देखिए, मुझे लगता है जो लोग लॉन्ग टर्म के हिसाब से बने हुए हैं उनके मन में ये ज़रूर सवाल होगा जो 500 का टारगेट लेके चल रहे हैं कि भाई इस गिरावट में खरीदारी करनी है नहीं करनी है, कितना नीचे आएगा। तो मैम ने एक लेवल तो यहाँ पे दे दिया मैम, तब भी वेट करना है यहाँ पर कि भाई अभी खरीदारी तो नहीं करनी ना फिलहाल के लिए? तो नो, एवरेज भी करना है तो 360 के आसपास एवरेज एक्चुअली, हाँ 360 के आसपास तो कर सकते हैं। 360 के आसपास एवरेजिंग की यहाँ पे सलाह रहेगी यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे स्टॉक्स है, रेलवे को लेकर भी है यहाँ पे, दर्शकों के लगातार सवाल बने हुए हैं यहाँ पे, कुछ और भी सवाल है। लेकिन मैम इंडिगो के ऊपर क्या किया जाए? हाँ मैम प्लीज बोलिए। कैंस को बाय किया जा सकता है, ये मिस हो जाएगा अगर किसी को खरीदना है तो 4160 के आसपास अभी ले सकते हैं। 3900 मैं दोबारा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मौका है, फिर ये मिस हो जाएगा। इफ समवन वांट्स टू एंड कैश दिस, थोड़ा सा मौका है लो रिस्क रिवॉर्ड पर, तो वन कैन ट्राई फॉर दिस। इंडिगो देखिए, मैंने 4100 और 4100 4022 48 के आसपास बोला था ना कि आ सकता है, तो जी 4500 मुझे 4700 बोला था। जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है यहाँ पे, आपको लग रहा है कि पेन और बढ़ेगा यहाँ पर? क्योंकि आज तो काफ़ी स्थिति बेहतर है, लेकिन हाँ तमाम रिपोर्ट्स में टॉप लाइन और बॉटम लाइन की ग्रोथ जो है उसको लेकर मान के चल रहे हैं अच्छा खासा दबाव आने वाले क्वार्टर्स में देखने को मिल सकता है यहाँ पर। यस दिखेगा ही, और अभी भी आप इसको अभी मत खरीदिए, अभी थोड़ा और सरकेगा ही। अभी जब ये थोड़ा 4300 तो बिल्कुल मान के चले कि आ जाएगा। 4200 के आसपास, 4300 की इस रेंज में आप प्राइस अलर्ट लगाइए। रेंज में इसलिए देती हूँ ताकि एक ही दिन में बाय ना करें आप, थोड़ा थोड़ा सभी प्राइस का एक एवरेज प्राइस मिल जाए। तो 4300 की तैयारी में रहिए, आ सकता है, बहुत आसानी से आ सकता है। अच्छा आ सकता है। हमारे साथ देखिए एक और कॉलर जुड़ गए हैं, धर्मेंद्र जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर नमस्कार। नमस्कार धर्मेंद्र जी, कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? सर कुलावा मंडी से। अच्छा कुलावा मंडी से बोल रहे हैं सर। आपने मुझे एकदम जो हमारे वेटरन एक्टर थे धर्मेंद्र जी, उनकी याद दिला दी, और हम सब उनके फ़ैन थे और बहुत ही बेहतरीन अदाकार थे। सर आपका कंसर्न कौन से स्टॉक को लेकर है यहाँ पर? SGVN। किस पे सर? SGVN SVJN पे। अच्छा SJVN के ऊपर सर। 130 सर। शेयर खरीद रखे 90 के भाव पर सर? सर 90 के भाव पर खरीद रखे 130 शेयर। जी। तो अभी वैसे आपका क्या पोर्टफोलियो में इसका कितना, मतलब परसेंटेज के हिसाब से अगर देखा जाए तो कितना सर इसमें पार्टिसिपेशन है आपका SJVN पे? पोर्टफोलियो की स्थिति क्या है आपकी? अभी तो मान लो 2000 के आसपास लॉस में। 2000 के आसपास लॉस में आप बैठे हैं। तो पेन इसलिए मैं लगातार पूछ रहा हूँ कि दर्शकों के निवेशकों का पेन जो है वो लगातार बना ही हुआ है यहाँ पे। मैम SJVN को लेकर तो बहुत ज़्यादा लोगों ने अच्छी खासी पोजीशन ले रखी है यहाँ पे। 90 के भाव पे इन्होंने भी 130 शेयर्स ले रखे हैं स्टॉक में। आपका क्या मानना है, होल्ड करना चाहिए यहाँ पे या बेच दे निकल जाए? आप इसको 3 साल तक होल्ड कर सकते हैं क्या? अगर आपका जवाब हाँ है तो मैं आपको बेचने की सलाह तो नहीं देना चाहती। मैं आपको ये जरूर बोल सकती हूँ कि ये अगर 60 के आसपास चांसेस भी हैं कि ये अगर 60 के आसपास आए तो आप थोड़ा हिम्मत करके, अगर आपके फंड आपको अलाउ कर दे 3 साल के नजरिए से, आप कोशिश करिए आपके एवरेज प्राइस को बेटर बनाने की। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एज इट इज छोड़िए, लेकिन इसको छोड़ दीजिए 3 साल के लिए। ये चलेगा लेकिन अपने तरीके से अपने टाइम से चलेगा, क्योंकि जो चीज ये एक्सपेक्ट कर रहा है ये स्टॉक, वो यहाँ पर अभी फिलहाल मिल नहीं रही है। सेक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डुओपोलिक कंपनी है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंपटीशन मार्केट में इतना ज्यादा नहीं है। तो थोड़ा सा इसमें वेट एंड वॉच, इन्वेस्टर बन के रह जाएं अगर आप, तो ये आपको कुछ दे जाएगा। अभी एवरेज नहीं कर पाएंगे अगर आप, तो कोई बात नहीं, एज इट इज छोड़ दीजिए कुछ 3 साल के हिसाब से। एंड यही एक मेरी सिंसियर सलाह होगी। एग्जिट कराना मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको एक पैनिक एग्जिट करने की मैं सलाह नहीं दूंगी। यहाँ पर आप थोड़ा रुको इसमें। ठीक है। अच्छा मैम एक और यहाँ पे जो सेक्टर है जिसकी पिटाई हो रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प ने यहाँ पर जो है बेसिकली भारत से आने वाले चावल को लेकर एक नया टैरिफ लगाने के संकेत दिए हैं, और उसके बाद हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, चाहे आप कोई भी स्टॉक यहाँ से जो उठा के अगर देख लेंगे यहाँ पे चाहे आप KRBL को देख लीजिए, LT फूड्स को देख लीजिए, इसमें दबाव देखने को मिल रहा है। हालांकि कुछ समय पहले ही
यूरोपियन यूनियन की तरफ से जो उनके संसद है वहाँ परिषद जो है वहाँ से एक ऐलान होता हुआ दिखा था कि भारत और पाकिस्तान की तरफ से जो आने वाले चावल हैं उनमें हम लोग सेफ गार्ड मैकेनिज्म के तहत ड्यूटी लगाएंगे, वो भी 2027 के हिसाब से अगर आप देखा जाए तो। लेकिन इन्होंने तो साफ तौर पे संकेत दे दिए यहाँ पे। तो जिस तरीके की गिरावट अब तो देखिए 6% थी, अब तो फिर भी यहाँ पे 2-2.5% रह गई है। ऐसे में कोई अपॉर्चुनिटी बन रही है या फिर अभी थोड़ा सा इस स्पेस से दूर आ जाए? एक पर्टिकुलर लेवल के आसपास तो वापस से बाइंग कर सकते हैं, बट अभी मैं एक चीज पर और ध्यान देना चाहती हूँ। मुझे याद आया आपने ये न्यूज छेड़ा है तो थोड़े ही दिन पहले लाइक 1 मंथ एंड सो भारत ने बासमती राइस को शायद पाकिस्तान के साथ में दूसरी कंट्री के साथ इस बैटल को कि ये बासमती राइस इंडियन ओरिजिनेटेड है, इसको लूज कर दिया था कि ये बासमती बिलोंग्स टू इंडिया ओनली। तो वो उस समय स्टॉक काफी गिरे थे ये। तो उस गिरावट के बाद अब ये वापस से जो एक न्यूज आई है ये ऐसे लेवल पर आ गई है, अगर जहां पर टेक्निकली देखे तो कई सारे स्टॉक सपोर्ट पर आए थे। तो अगर आपका जैसे टू बी स्पेसिफिक KRBL है अभी 390 के आसपास में अभी है, आप इसमें तुरंत बाय ना लेकर के अगर आप कंफर्टेबल हैं तो 365 के आसपास बाइंग के बारे में सोचिए। तो यहाँ आपको एक बहुत ही बॉटम बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। 390 पे ना खरीद के इसको 365 के आसपास बिल्कुल देखा जा सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा 345, टारगेट रहेंगे अप्रोक्सीमेटली 410 से 435। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ले सकते हैं। और जब फूड इंडस्ट्री की बात आती है ना हर्षी, तो इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है मार्केट में। आप लगा देंगे बासमती राइस के, मतलब ठीक है। तो इस कहने का मतलब ये है कि जब आपको मौका मिले, डिप्स मिले प्रॉपरली, तब आप वहां पे खरीद सकते हैं। और बिल्कुल आपने बहुत दुरुस्त बात बोली है। मतलब आप ये देखिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन भी चलता है बासमती चावल को लेकर, और दुनिया के बहुत सारे देश जो हैं इस चीज़ को लेते हैं। कई बार इस कैटेगरी में पाकिस्तान जीत जाता है, कई बार इस कैटेगरी में वो होता है यहाँ पे भारत भी जीत जाता है। तो उस तरह की चीज़ें ज़रूर देखने को मिलती हैं यहाँ पे। एक दर्शक का सवाल लेते हैं यहाँ पर जो है, और भी बहुत सारे सवाल। कजारिया ACR यहाँ पर जो है महेंद्र जी का एक सवाल थे। नमस्ते सर, मेरे पास कजारिया सर के शेयर हैं 1262 के भाव पर, क्या करना चाहिए यहाँ पे? लॉस बुक करना चाहिए, एवरेज करना चाहिए? यहाँ पे एवरेज तो नहीं करना है जी। और आपको आज के प्राइस के बेस पर आप लॉस भी बुक मत करिए। आप इसको एक स्टॉप लॉस दे दीजिए, दैट इज 998 का 998 का एक स्टॉप लॉस दे दीजिए। अगर इसके नीचे जाता है तो बिल्कुल आप इससे फिर अटैचमेंट मत रखो, फिर निकल जाइए, बिकॉज आफ्टर दैट द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इज फार अवे। तो फिलहाल वेट एंड वॉच रखिए आप 998 तक, जब तक ये सस्टेन है आप भी रहिए, जब तक निकल जाए तो फिर आप भी निकल जाइए। एंड मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ, चांसेस हैं कि ये 998 शायद ब्रीच भी कर देगा। अच्छा, ब्रीच भी कर जाएगा, ओके। तो ये यहाँ पे देखिए सलाह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। एक वैभव राठौर जी हैं, कह रहे मैम HAL के 70 शेयर ले रखे हैं इन्होंने 4150 के भाव पर, क्या होल्ड कर सकते हैं या सेल कर दूं? लॉन्ग टर्म का व्यू है इनका। लॉन्ग टर्म का व्यू है तो फिर आपको कोई तकलीफ ही नहीं होनी चाहिए। आप एवरेज करने का एक कोशिश करिए, अगर 4000 पे आ जाए तो आप एक बार 4000 के आसपास थोड़ा बहुत और अराउंड करने की कोशिश करिए। बाकी लॉन्ग टर्म का मतलब देखिए, आपकी लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन भी लोगों की चेंज होती जा रही है। 6 महीने 9 महीने को आजकल लोग लॉन्ग टर्म की बात करने लगे, बट दैट्स नॉट द रियलिटी। एनीथिंग विच यू आर होल्डिंग फॉर अनदर मोर देन 1 ईयर इज कंसिडर्ड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो उतने में तो ये चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो 4000 के पास आ जाए तो आप उसको थोड़ा बहुत एड ऑन कर लीजिएगा। बिल्कुल, यहाँ पे जो पेशेंस है आजकल वो है नहीं निवेशकों के बीच में। उनको लगता है कि तुरंत हड़बड़ी में पैसा बनाया जाए यहाँ पर, लेकिन थोड़ा कई बार जो फ्रूटफुल होता है वो इंतज़ार होता है, पेशेंस होते हैं। तो ऐसे में बहुत अच्छे जो अभी हम लोग आंकड़े ही दिखाते हैं, इंडेक्स में भी जिन्होंने 5 साल तक टिके तो बहुत अच्छा पैसा बनाते हुए दिखे। आंकड़े बड़े इंटरेस्टिंग थे यहाँ पर। और इसके अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारे स्टॉक्स और सवाल हैं, हम लोग लगातार लेते हैं की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। मैम एक सवाल RVNL के ऊपर भी ले लेते हैं, यहाँ पे राजन जी का है। रेलवे स्टॉक को लेकर यहाँ पे क्या करना चाहिए यहाँ पे RVNL को लेकर, और बजट जब नज़दीक हो ऐसे में किस तरीके का यहाँ पे पोजीशन बनाना चाहिए? RVNL मैं एक्चुअली IRCTC देख रही थी। प्लीज एक बार याद दिलाइएगा कि हम इसको देखेंगे एक बार IRCTC को। इसमें कॉल एक ट्रेड बन सकता है। लेट्स ओके, RVNL अभी सिमिलर है, IRCTC RVNL दोनों में थोड़ा सा रिस्क है कंपैरेटिवली। अगर ये चल जाता है तो रिवॉर्ड आपका बेटर है। दोनों ही पिक्स आपके बजट से एसोसिएटेड है, बजट की एक्सपेक्टेशन इन लाइन है, और साथ में टेक्निकल
टेक्निकल बेस की पिक है, इसमें मैं कोई फंडामेंटल पिक नहीं सजेशन नहीं दे रही हूँ। सो RVNL अभी 312 313 के आसपास में है। योर रिस्क इज एक्सट्रीमली लो, जस्ट एट 290, बट द रिवॉर्ड पॉसिबिलिटीज इज स्टार्टिंग फ्रॉम द 330 अप टू 365। तो RVNL को आज की डेट में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पर बिल्कुल देखा जा सकता है, बिकॉज रिस्क इज लोअर एज कंपेयर टू द पॉसिबल टारगेट्स। नाउ IRCTC का मैं बताना चाहती हूँ हर्षी, जी अगर प्लीज। पॉसिबल है तो। जी यस, सिमिलरली IRCTC एक्सक्यूज मी 670 के आसपास है ये अभी, 671 तक भी हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। हम यहाँ पर एक कंबाइंड स्टॉप लॉस रखेंगे और वो भी छोटा ही रखेंगे 645 का, बट इसके अगेंस्ट में जो टारगेट्स हम देख पाएंगे 690 ऑनवर्ड्स अप टू 730 तक हमको एक टारगेट मिल सकता है, और ये एक पुल बैक मूवमेंट को हम ट्रेड करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपके पोजीशन साइजिंग को ठीक से ध्यान में रखे, और जब भी आप कोई कॉन्ट्रा ट्रेड लेते हैं, ट्रेंड के अगेंस्ट में जब आप कोई भी कॉन्ट्रा ट्रेड लेते हैं, तो वहां पर इन जनरल स्टॉप लॉस हंटिंग रेट, हिट रेट तो ज्यादा रहता है, बट रिवॉर्ड परसेंटेज वाइज कंपैरेटिवली बेटर रहता है। तो इस चीज को समझ के आप अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। दोनों स्टॉक अभी हम कॉन्ट्रा व्यू के साथ में यहाँ पर प्लान कर सकते हैं बॉटम बाइंग के लिए। जी, तो यहाँ पे देखिए आपको इस बाज़ार में भी आपको मैम ने ट्रेड दे दी, तो क्योंकि ऐसे बाज़ार में तो है यहाँ पे टेंशन निवेशकों के दिमाग में रहती है, लेकिन मैम की तरफ से यहाँ पे एक राय दी जा रही है, तो यहाँ पे आप फोकस कर सकते हैं। इसके अलावा मैम मैं आपसे पूछना चाह रहा था IT सेक्टर को लेकर, रेट कट की होप के बावजूद देखिए आप TCS देख लीजिए, कोफोर्स देख लीजिए, SCL टेक देख लीजिए, तमाम जो यहाँ पे स्टॉक्स में एक गिरावट का माहौल देखने को मिल रहा है यहाँ पे। और पिछले कुछ समय में देखिए ये ज़रूर हुआ है कि IT स्टॉक्स में थोड़ा थोड़ा करके पैसा बना है। मैम आपका क्या मानना है, यहाँ पे क्या करना चाहिए? पुल बैक में खरीदना चाहिए। TCS, विप्रो, ये दोनों स्टॉक्स तो मैंने अपर उजाला के प्लेटफॉर्म पर रेकमेंड किए ही है, और दोनों में आई एम हैप्पी एंड व्यूअर्स भी हैप्पी होंगे, क्योंकि दोनों में ही टारगेट्स हो गए हैं। विप्रो का 262 का एंड TCS का 3200 का टारगेट्स हो गए हैं। नाउ व्हाट नेक्स्ट? अभी भी जो पुल बैक इसमें आ सकते हैं, आएंगे, एक्चुअली आ सकते नहीं, दोनों ही स्टॉक्स में या फिर IT स्पेसिफिकली थोड़ा बहुत पुल बैक आएगा। आप डिप्स में खरीदने की कोशिश करिए। उसका मेजर रीजन मैंने शुरुआत में जैसे बोला था कि हमारी जो करेंसी है थोड़ा सा पुल बैक जरूर एक्सपीरियंस करेगी, लेकिन इसके बाद में वापस से लोअर लेवल की तरफ ही जाएगी। 92 तक तो आई एम सीइंग इट। तो उसकी वजह से IT को बहुत बेनिफिट मिलता है, IT के लिए जो मार्जिन है वो बेटर हो जाते हैं। सो सिमिलर व्यू, इसका इम्पैक्ट पुल बैक में आप एनकैश करने की कोशिश कर सकते हैं IT स्टॉक्स में, स्पेसिफिकली TCS, हैप्पीएस्ट माइंड, विप्रो, इन्फोसिस।